तो कहानी लूप्स पे खत्म हुई थी। लूप्स में क्या था आपको पता है कि एक फॉर ईच लूप है। फॉर ईच लूप में क्या होता है, ऐसा मान के चलिए कि लिस्ट ऑफ एलिमेंट होता है। चाहे आप वेक्टर्स, हो सकता है वेक्टर्स को आइटरेट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किसी एरे को आप आइटरेट कर रहे हो। आइटरेट करने का मतलब होता है, जनरली आपको पता है कि आप क्या कर सकते हैं, ARR ARR1, सॉरी ARR0 ARR1 ARR2 ARR3 करेंगे। उसके लिए आपको वही ARRI लिख के और आई से लेके लेंथ -1 तक चलाना होगा लूप। ठीक है, तो इस चीज को ना करना पड़े, इसी चीज का सॉल्यूशन है फॉर ईच लूप। ये बस ये बोलता है कि अगर आप मेरे को इस तरह से कुछ लिख के दे दो, जैसे यहाँ कुछ लिखा है, आपके पास एक एरे है, उसमें कुछ एलिमेंट हैं 1 2 3, ठीक है, और ये बोल रहा है कि अब उसमें हमको क्या करना है, फॉर इंट आई इक्वल टू सॉरी इंट आई इन ARR। ये जो कॉलन, इसको आप इन पढ़िए, फॉर इंट आई इन ARR। तो हर वो इंटीजर डेटा टाइप का वैल्यू जो ARR में है, तो ARR में क्या है, बहुत सारे इंटीजर्स ही है, करेक्ट, बहुत सारे इंटीजर हैं। तो आप देख रहे हैं 1 2 3, तीनों इंटीजर एक एक करके, पहली बार आई का वैल्यू 1 होगा, दूसरी बार 2, तीसरी बार 3। यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा ना, अगर इसमें 10 वैल्यू होता, 50 55 15 35 12, ऐसा कुछ 10 वैल्यू होता, तो एक एक करके आई में 10 वैल्यू आता। अब इसमें आपको लेंथ चेक करने की जरूरत नहीं कि कितना लेंथ है, कोई आपको क्या कहते हैं वो आई प्लस प्लस वगैरह करने का जरूरत नहीं है। ये बस एक फॉर लूप का, इसको हम लोग इनहेंस्ड फॉर लूप भी बोलते हैं। कभी कभी फॉर ईच ना पूछ के आपसे पूछ ले इनहेंस्ड, इनहेंस्ड मतलब फॉर लूप को थोड़ा सा और बेहतर बनाया गया है। क्लियर है, आगे चले। चलें, गुड। नेक्स्ट है स्ट्रिंग्स। 8 के बाद डायरेक्ट 9 आ गया, मतलब 8 के बाद डायरेक्ट 10 आ गया, 9 है ही नहीं। 9 कौन सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं, अगर कुछ होगा तो बता देंगे, इंपॉर्टेंट। अच्छा, कुछ दिक्कत की बात नहीं है मित्रों, बस दिक्कत इतना है कि वो नंबरिंग का थोड़ा गलती है। ये फॉर लूप में ना, यहाँ 9 नंबर लिखना चाहिए, बट गलती से 8 लिखा हुआ है। इधर आप देख रहे हैं जो बड़ा नंबर लिखा है, इसमें 9 लिखा हुआ है। टाइपिंग इस मिस्टेक है, घबराए ना इससे। 10 नंबर पे आते हैं, इधर वाला नंबर फॉलो कर सकते हैं, जो ब्लू वाला दिख रहा है, एक क्वेश्चन नंबर है। राइट में जो बड़ा सा नंबर दिख रहा है ना, 10, ये दिख रहा है कि कौन से क्वेश्चन पे आप हैं। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग की जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स का आप जो पासवर्ड बनाते हैं, उसमें कुछ स्मॉल लेटर, कुछ कैपिटल लेटर, कुछ एट द रेट, कुछ हैच, ये सब सिंबल लगा देते हैं। जो आप अपना नाम लिखते हैं कैपिटल में, रवि, RAVI, आर को कैपिटल कर देते हैं, AVI लिख देते हैं स्मॉल, @1 2 3 4, या फिर अपने मोबाइल नंबर का आगे का 5 अंक, पीछे का 5 अंक लगाते हैं। जनरली बहुत लोग यही पासवर्ड रखते हैं। जो लोग रखते होंगे वो लोग थोड़ा डर भी गए होंगे, कितना आसान है मेरा पासवर्ड गेस करना। आपका नाम पता है, उसको आप पता है कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, 2 3 पॉसिबिलिटी है। फोन नंबर आपका पता है, आगे पीछे का किधर उधर लगा के आपका पासवर्ड छुड़ा लेगा। चलिए, तो ये बस अवेयरनेस के लिए था, पासवर्ड स्ट्रांग बनाया कीजिए। दूसरा बात, सबसे इम्पोर्टेंट कि स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग मतलब कुछ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, वैसा छोटा छोटा कैरेक्टर, जैसे पासवर्ड में क्या होता है, बहुत सारा कैरेक्टर होता है। तो हर कैरेक्टर का, अगर सारे कैरेक्टर का एक कॉम्बिनेशन बनाए, तो उसको हम लोग स्ट्रिंग बुला सकते हैं। आपका पासवर्ड भी एक तरह का स्ट्रिंग है। आपका जो नाम है, पूरा नाम, क्या कहते हैं उसको, क्या नाम था उसका, क्या नाम था उसका, हाँ, उसका नाम था कुछ, चिन्ना स्वामी, मुत्तु स्वामी, ऐसा कुछ बहुत बड़ा सा नाम था, वो हमको पूरा नहीं याद है। तो अब मान के चलिए कि उसका भी जो नाम है वो भी एक स्ट्रिंग है, ठीक है। या फिर आप एक पूरा पैराग्राफ लिखते हैं, वो भी एक स्ट्रिंग है।
सब कुछ स्ट्रिंग है, जो कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है वो स्ट्रिंग है। ये क्वेश्चन पूरा एक स्ट्रिंग है, ये पूरा आंसर एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का मतलब होता है छोटे छोटे कैरेक्टर्स से मिलकर बना है। जैसे देखिए 1 0 डॉट स्पेस WHAT व्हाट इज स्ट्रिंग, ये जो पूरा लंबा चौड़ा लिखा है वो एक स्ट्रिंग। उम्मीद है आप स्ट्रिंग का मतलब समझ गए होंगे। आप कुछ भी अगर अभी कीबोर्ड पे 4-5 बार टाइप करके भेज दीजिए तो उसको स्ट्रिंग बोलेंगे। क्या ये बात क्लियर है? कीबोर्ड पे आप बस कुछ भी टाइप करें, एवरीवन टाइप स्ट्रिंग, कोई भी एक स्ट्रिंग टाइप किया, जैसे हम ASDVGA या कुछ भी टाइप कर दें। ऐसे स्ट्रिंग का मतलब ये नहीं होता कि कोई सेंटेंस होगा या कुछ वो चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर, हाँ वट एवर। तो ये भी क्या है, एक तरह का स्ट्रिंग है, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपके मन में है वो स्ट्रिंग है, ठीक है। तो आपका जो चैट आप फोन से कर रहे हैं और इधर चैट हमारे पास पहुंच रही है, ये चैट भी एक तरह से स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही आ रहा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं थोड़ा स्ट्रिंग के बारे में कुछ और। स्ट्रिंग का कुछ मेथड है, 5 मेथड याद रखिए, पूछ सकता है। लेंथ, अगर आप कोई बनाए हैं स्ट्रिंग S इज इक्वल टू, ये कैसे बनाते हैं बताते हैं। जस्ट आप स्क्रीन पे देखते रहिए, कुछ अपडेट होगा। इसका एग्जाम्पल है स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू हर्षित, सिर्फ हर्षित ही रहने देते हैं, ठीक है। तो अभी अगर मान लीजिए इस पे S1 डॉट लेंथ करेंगे, हम लोग कर सकते हैं S1 डॉट लेंथ कर सकते हैं, या फिर हम स्ट्रिंग नेम इक्वल टू हर्षित भी लिख सकते थे। कुछ भी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, जैसे आपको बताया इंट A इंट B कुछ भी रखे, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो आपका स्ट्रिंग S1 है, इस पे जब आप फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है, इस पे जब आप फंक्शन कॉल करेंगे लेंथ, S1 डॉट लेंथ, तो आपको क्या प्रिंट होगा? आपको प्रिंट होगा इस स्ट्रिंग का लेंथ, जो कि कितना है? 7। आप इसमें कैरेक्टर गिन लीजिए, कैठो कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम बीच में कोई स्पेस दिए रहते तो 8 हो जाता। अगर हम हर्षित के बाद स्पेस दे के और लिख दे हर्षित के, तो ये क्या हो जाता? टोटल 9 कैरेक्टर हो जाता है। एक हर्षित 7, उसके बाद स्पेस 9, सॉरी 8, और एक के जो लिख दिया वो हो गया। इस तरह से आपका होता है। कॉमन मेथड आप क्या क्या यूज कर सकते हैं? S1 डॉट लेंथ क्या आएगा इस कंडीशन में? 7 आएगा। S1 डॉट कैर एट, और यहाँ पे एक आई पूछ रहा है, आई क्या है? बस एक नंबर पूछ रहा है, तो आप मान लीजिए बोल देते हैं कैर एट 3, तो क्या आएगा? एवरीवन इसको थोड़ा बताएंगे क्या होगा। कुछ लोग आर बोल रहे हैं, बट आप गलत हैं। जो लोग आर बोल रहे हैं आप गलत हैं। हाँ, एस वाले लोग सही है। फिर आपका थर्ड मेथड है इक्वल्स। अभी हम यहाँ पे एक और बना दे स्ट्रिंग S2 इज इक्वल टू हर्षित, उसमें भी लिख दे, ठीक है, या फिर एक दो स्मॉल लेटर भी बना दे, कुछ भी कर दे, और बाद में हम S1 डॉट इक्वल्स और ब्रैकेट में S2 पास कर दें। तो ये बस दो स्ट्रिंग्स को चेक करता है कि दोनों इक्वल हैं या नहीं है, दैट्स इट। समझे? उसके बाद है आपका व्हाट इज इंटरफेस इन जावा। इंटरफेस इन जावा क्या है? रेफरेंस टाइप विथ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। मतलब आप मान के चलिए कि बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स का एक कॉम्बिनेशन बना दिया गया। एब्स्ट्रैक्ट कैसे? एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपको अभी नहीं पता होगा। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब होता है अधूरा। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब होता है अधूरा। अधूरा मेथड बना के छोड़ दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या है, जो कि इंटरफेसेस के अंदर मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट होते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हम लोग नहीं लिखते, डायरेक्टली वॉइड मेक साउंड लिख दिए। और जो आप सबसे सरप्राइजिंग चीज देखेंगे इंटरफेस में, क्लास जैसे ही बनता है, क्लास एनिमल जैसे बनाते हैं वैसे इंटरफेस एनिमल।
और जब मेंबर लिखने की बारी आएगी तो आप डेटा वगैरह भी बना सकते हैं। मान लीजिए इंट नंबर ऑफ लेग्स, इंट में बना सकते हैं कि, और सर स्ट्रिंग में नाम बना सकते हैं कि क्या नाम है एनिमल का। तो ऐसा बहुत सारा चीज है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है मेथड। आप देख रहे हैं इंटरफेस में किसी भी मेथड में आपका करली ब्रेसेस नहीं दिखेगा। आप देख रहे हैं वॉइड मेक साउंड लिखा और उसके बाद आपका ये लगा दिया सेमी कॉलन। तो डायरेक्ट अगर आपको कहीं मेथड के लास्ट में सेमी कॉलन दिख जाए तो ये समझ जाइए कि ये मेथड या तो अब्स्ट्रैक्ट मेथड है या किसी इंटरफेस के अंदर बना हुआ है। तो अब बात है कि ये मेथड अगर कॉल होगा मेक साउंड तो मतलब क्या कोड चलेगा, क्या होगा इसका। तो यही चीज, मतलब ये एनिमल क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकता क्योंकि इंटरफेसेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ऑब्जेक्ट बनता है क्लासेस का, क्लास टाइप का। इसलिए आप यहाँ पे देख रहे हैं जब डॉग इससे इंप्लीमेंट कर रहा है, एक्सटेंड नहीं होता इंटरफेसेस के, पानी दिया, इंटरफेसेस के केस में क्या होता है, एक्सटेंड्स नहीं, इम्प्लीमेंट चलता है, ठीक है। इम्प्लीमेंट चलता है कि हाँ जो इंटरफेस एनिमल है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब उसके अंदर का जो भी फंक्शंस है उसका हम इम्प्लीमेंटेशन देंगे, एक तरह से उस सबका कोडिंग लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वॉइड डॉग इम्प्लीमेंट्स एनिमल। अब ये अगर एनिमल को इम्प्लीमेंट कर रहा है तो इसका पहला जिम्मेवारी बनता है कि वो मेक साउंड जो मेथड है, पब्लिक वॉइड मेक साउंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बार, तो वही बार मेथड बना दिया। क्लियर? अरे कुछ नहीं, बस वो जो मेक साउंड मेथड था, मेक साउंड मेथड में डबल पैरेंथेसिस लगाया, उसका कर्ली ब्रेसेस उसका इम्प्लीमेंटेशन दे दिया, डायरेक्ट सेमीकोलन नहीं लगाया। अब बात करते हैं मल्टी थ्रेडिंग, सबसे हॉट टॉपिक। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है? मल्टी थ्रेडिंग रनिंग मल्टीपल थ्रेड्स या फिर मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली। मल्टीपल टास्क आप साइमल्टेनियसली एक बार में रन कर रहे हैं किसी कंप्यूटर पे तो उसको बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग में जो आपका थ्रेड होता है, थ्रेड क्या होता है? थ्रेड आप समझ लीजिए एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आपका प्रोग्राम। जनरली आपका प्रोग्राम क्या होता है? एक प्रोसेस होता है, आपको शायद ऑपरेटिंग सिस्टम में पता होगा। आपका प्रोग्राम एक प्रोसेस होता है। अगर आप नोटपैड खोलते हैं तो उसका एक नोटपैड डॉट ई जो होता है वो एक प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस का ही, ऐसा समझ लीजिए मिनी प्रोसेस, प्रोसेस का एक छोटा सा हिस्सा, छोटा सा इकाई, छोटा सा टुकड़ा थ्रेड कहलाता है, ठीक है। और थ्रेड के 5 अलग अलग स्टेट हैं जो अभी आपको आगे वाले स्लाइड पे भी दिखेगा। सबसे पहला है न्यू। न्यू का मतलब होता है अभी जस्ट थ्रेड ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, अभी इसमें कुछ काम नहीं हुआ है बट वो सिर्फ क्रिएट होके बैठा हुआ है, ठीक है। दूसरा है रनेबल। रनेबल का मतलब है कि थ्रेड इज रेडी टू रन एंड वेटिंग फॉर सीपीयू, मतलब रन होने के लिए रेडी है लेकिन अभी इसको सीपीयू नहीं मिला, मतलब सीपीयू के द्वारा इसका कोड एग्जीक्यूट होना शुरू नहीं हुआ, ऐसा कुछ समझ लीजिए, ठीक है। मतलब सीपीयू से इसका इंटरेक्शन नहीं हुआ अब तक। फिर आता है आपका रनिंग। रनिंग एग्जैक्टली वो स्टेट है जहां पे सीपीयू पे आपका जो कोड है, आपका जो थ्रेड है वो चल रहा होता है, ठीक है। और चल के हो सकता है थोड़ी देर में खत्म होगा या फिर रेगुलर वाला हुआ तो कंटिन्यूअस चलता रहेगा। फिर ब्लॉक एंड वेटिंग। ब्लॉक एंड वेटिंग का मतलब होता है कि या तो थ्रेड इज वेटिंग फॉर रिसोर्स और सिग्नल फ्रॉम द अनदर थ्रेड। अब अनदर थ्रेड से सिग्नल मिलने का और रिसोर्स के सिग्नल का क्या अंतर है? बात सिंपल है कि हो सकता है कि एक थ्रेड आप चला रहे हैं, थोड़ी देर वो थ्रेड बोलेगा कि हमको कुछ इनपुट करना है यूजर से, या फिर आप क्या कर रहे हैं, कोई थ्रेड चला रहे हो, वो बोल रहा है कि हमको कुछ डेटाबेस से क्वेरी करना है, तो उस टाइम में टाइम लगेगा। उतनी देर में क्या करता है, दूसरे थ्रेड को जगह दे दिया जाता है सीपीयू पे, क्या हो तुम अपने इंस्ट्रक्शंस चलाओ। समझे? और लास्ट है टर्मिनेटेड। टर्मिनेटेड का मतलब होता है डेड, कि थ्रेड जो है अपना काम खत्म कर चुका है, ठीक है। इसका एक और डायग्राम है, इसको ध्यान रखिएगा। थ्रेड्स स्टेट्स। थ्रेड स्टेट में सबसे पहला क्या आता है? न्यू। न्यू का मतलब नया नया, अभी बस चलने के लिए तैयार हुआ है। रनेबल। न्यू से रनेबल में कब जाता है? नोटिफाई, नोटिफाई और रिज्यूम मेथड के थ्रू
अच्छा ये सॉरी, ये ब्लॉक से इसमें जाता है। न्यू से रनेबल में जाने के लिए कोई मेथड कॉल नहीं होता है। जनरली आप इसको स्टार्ट मेथड कहते हैं जब हम लोग कॉल करते हैं। डॉट स्टार्ट मेथड कॉल करते हैं तो वो रनेबल में जाता है, ठीक है। फिर आपका रनेबल से रनिंग में जाएगा, और रनिंग में से हो सकता है कि वो थोड़ी देर वेट में जाए, या फिर रन हो के इतना तेज रन हो कि डायरेक्ट डेड हो जाए, मतलब खत्म हो जाए, ठीक है। वेटिंग का मतलब क्या होता है कि अगर उस फंक्शन पे वेट फंक्शन, या उस थ्रेड पे वेट फंक्शन या स्लीप फंक्शन या सस्पेंड फंक्शन, ये तीनों में से कोई भी कॉल कर दिया गया तो वेटिंग लिस्ट में रहेगा, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ। उसको डेड में इसलिए नहीं भेजना है क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ। तो यहाँ पे ब्लॉक में पड़ा रहेगा, फिर उसके बाद रनेबल में वापस जाएगा, फिर रनेबल से वापस इधर आ सकता है। तो ये बेसिक डायग्राम है, आप बेसिक 4 में याद रखें। न्यू से रनेबल में, रनेबल से रनिंग में, रनिंग से डेड में, ठीक है। न्यू मतलब नया नया, रनेबल मतलब रन होने के लिए तैयार, रनिंग का मतलब रन हो रहा है, और डेड का मतलब खत्म हो गया। और ये रनिंग के बीच में अगर रुका थोड़ी देर तो इसको वेटिंग या ब्लॉक बोलेंगे, और यहाँ से वापस रनेबल में जा सकता है प्रोसेस। प्रोसेस या थ्रेड जो भी है, प्रोसेस के लिए भी तो सेम ही है लगभग। अब देखते हैं थ्रेड क्रिएट करने का दो मेन तरीका। सबसे पहले एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या करिए, माई थ्रेड एक्सटेंड थ्रेड, यानी जो मेरा माई थ्रेड बना रही है थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। इसमें बस हमको एक रन मेथड बनाना है। अब रन ही मेथड क्यों बनाना है, ये कंपलसरी है। अगर आप अपना थ्रेड बना रहे हैं तो उसके अंदर एक पब्लिक वॉइड रन। अब ये भी आप नहीं कर सकते कि यहाँ से पब्लिक हटा दे सिर्फ वॉइड रन लिखेंगे, ऐसा नहीं करना है। पब्लिक करना ही पड़ेगा, वरना आपको एरर देगा। तो पब्लिक वॉइड रन, उसके अंदर कुछ भी आप लिख दीजिए, मेरा थ्रेड चल रहा है, माई थ्रेड इज रनिंग, थ्रेड रनिंग, कुछ भी लिख दीजिए। और आप मेन मेथड के अंदर माई थ्रेड टी इक्वल टू न्यू माई थ्रेड कर लीजिए, और टी डॉट स्टार्ट। जैसे आप स्टार्ट मेथड करेंगे तो जो भी आप रन के अंदर लिखे रहेंगे वो चलने लगेगा। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि फंक्शन स्टार्ट कॉल किए और चलने वो लगा जो रन के अंदर लिखा है, बट ऐसा ही होता है। जो भी आप रन के अंदर लिखते हैं उसको वो एक जगह स्टोर करके रखता है, और जैसे आप बोलते हैं स्टार्ट तो क्या करता है, रन के अंदर जो भी आप दिए थे उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। ये था आपका मल्टी थ्रेडिंग का पहला तरीका एक्सटेंड करने का। दूसरे वाले का बात करते हैं, बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। ये वाला इंटरेस्टिंग है। बोलता है एक रनेबल नाम का इंटरफेस है, उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए। तो क्या लिख रहा है, क्लास माई रनेबल इम्प्लीमेंट्स रनेबल, मतलब मेरा रनेबल, या फिर ऐसा लिख सकते हैं क्लास मेरा थ्रेड या माई थ्रेड, ठीक है, इम्प्लीमेंट कर रहा रनेबल को। अब इसमें भी सेम काम करना है, वही रन मेथड बनाना है, बट इसका यूज करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। थ्रेड टी इक्वल टू न्यू थ्रेड, ऐसे नहीं करना, मतलब आपको थ्रेड क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाना है। पिछली बार क्या कर रहे थे, थ्रेड से एक्सटेंड कर रहे थे माई थ्रेड, तो आप माई थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना रहे थे। इसमें आप थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसमें न्यू माई रनेबल, मतलब जो भी आप माई रनेबल क्लास बनाए इसका एक ऑब्जेक्ट पास कर दीजिए, और टी डॉट स्टार्ट, स्टार्ट मेथड कॉल करेंगे तो ये थ्रेड स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था आपका मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम का मल्टीपल टाइप्स, मल्टीपल तरीके से एग्जीक्यूट करना। एप्लेट्स की बात करें तो जावा में एप्लेट क्या होता है, वैसा जावा कोड जो ब्राउजर में चल सकता है। ब्राउजर में जैसे कि क्रोम में, मोजिला में, अब तो नहीं चलता, पहले चला करता था, अब ये बंद हो गया, लेकिन फिर भी सिलेबस में तो पढ़ना पड़ेगा। ब्राउजर में जो जावा कोड रन हो सकता है उसको हम लोग एप्लेट बोलते हैं। दो टाइप का होता है, एक रिमोट और लोकल। रिमोट एप्लेट वो एप्लेट होता है जो किसी ऑनलाइन सर्वर पे रखा है। जैसे मान लीजिए हो सकता है google.com/hello.java, hello.class, ऐसा कुछ एप्लेट फाइल अगर किसी अनदर लोकेशन पे रखा है तो उसको रिमोट एप्लेट बोलेंगे। लोकल एप्लेट का मतलब होता है कुछ आपके कंप्यूटर पे ही आप एप्लेट फाइल बना के रखे हुए हैं और उसको अपने ही ब्राउजर में चला रहे हैं, तो इसको बोलेंगे लोकल एप्लेट। यहाँ तक क्लियर। एप्लेट लाइफ साइकिल में कुछ मेथड्स आते हैं, जैसे कि इनिट सिर्फ पहली बार चलता है जब शुरू होता है। स्टार्ट, इनिट के जस्ट बाद पेंट से आपका पूरा एक एक बटन वगैरह ड्रॉ होता है। स्टॉप से रुक जाता है थोड़ी देर के लिए पैरेलली जब आप ब्राउजर क्लोज करते हैं तो, और डिस्ट्रॉय से पूरा ही चला जाता है। देखिए इनिट कब शुरू से समझिएगा, समझ आएगा। जैसे आप ब्राउजर में कोई टैब ओपन करते हैं, तो टैब ओपन करते ही वो एप्लेट फाइल लोड होता है, तो उसको इनिट स्टेट बोलते हैं।
स्टार्ट तब होता है जब आपका पूरा टैब पेज कंप्लीटली लोड हो जाता है, तब आपका वो स्टार्ट होता है, जो भी एक्शन उसमें लिखा होता है। पेंट पेंट तब होता है जब आप बोल सकते हैं कि उसमें जो जो एलिमेंट्स है वो सारा चीज एक एक करके लोड होता है, ठीक है। स्टॉप, अगर आप ब्राउजर क्लोज वगैरह करते हैं, या फिर ब्राउजर क्लोज नहीं मतलब टैब क्लोज करके दूसरे में चले जाता है, उस कंडीशन में स्टॉप कॉल होता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब इसमें एक डायग्राम है, देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। देखिए, इनिट से बॉर्न होता है, इसमें 4 स्टेट बोलते हैं। बॉर्न स्टेट, रनिंग स्टेट, आइडल मतलब रुका हुआ है, और डेड का मतलब खत्म हो गया। इनिट फंक्शन जैसे ही कॉल होता है तो वो बॉर्न हो जाता है, थ्रेड उसको बोलते हैं एप्लेट बॉर्न करना। एप्लेट बॉर्न हो गया मतलब चलने के लिए रेडी। स्टार्ट जैसे ही हो जाता है फंक्शन पूरी तरह कॉल, तो वो रनिंग में आ जाता है, और रनिंग में बार बार पेंट चलते रहता है। जैसे मान लीजिए आप 2 बटन पे क्लिक किए हैं तो कुछ नया चीज हुआ, फिर कुछ और बटन क्लिक किए हैं, तो पेंट फंक्शन का काम होता है एग्जैक्ट ग्राफिक्स को चेंज करते रहना। और अगर आप यहाँ से स्टॉप फंक्शन कॉल कर दिए तो आइडल हो जाएगा, और अगर आइडल से स्टार्ट फंक्शन फिर से कॉल किए तो वापस रनिंग में आ जाएगा। और आइडल का मतलब ये होता है एक तरह का, मतलब समझिए कि रुका हुआ है, स्टिल था। और जैसे ही यहाँ से कोई डिस्ट्रॉय कॉल कर दिया तो डेड में चला जाएगा। इस डायग्राम को ध्यान रखिएगा, इस सब छाप लीजिएगा। नोट्स की बात करें तो जेवीएम ऐसा मशीन जो जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, डॉट क्लास फाइल को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, एक जगह लिखिए कहीं भी चलाइए, मेमोरी मैनेजमेंट, गार्बेज कलेक्शन, सिक्योरिटी, मल्टी थ्रेडिंग, सारा चीज जेवीएम संभाल लेता है, संभाल लेता है, मतलब रन करने के लिए जितना भी चाहिए सब जेवीएम संभाल लेता है। जेवीएम एग्जिस्ट फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म बट बिहेव कंसिस्टेंटली। अच्छा, ये बात है कि जेवीएम ऐसा नहीं कि एक ही जेवीएम सब जगह चल जाएगा। जेवीएम सब प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग जावा वालों ने बनाया, लिनक्स के लिए अलग, मैक के लिए अलग बनाया, विंडोज के लिए अलग जेवीएम बनाया, लेकिन अलग अलग सबके लिए बनाया, लेकिन अगर जावा का कोड आप देंगे, सबको दीजिएगा तो सब एक ही तरह से एग्जीक्यूट करेगा। ऐसा नहीं कि कोई कुछ आउटपुट दे रहा है कोई कुछ आउटपुट दे रहा है, ऐसा नहीं होगा। टोकन्स की बात करें तो टोकन जावा का जो छोटा से छोटा यूनिट होता है कोड का, उसको टोकन बोलते हैं। इसमें कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कीवर्ड मतलब वही क्लास, इफ, ये सब आ जाता है। आइडेंटिफायर में आपका वेरिएबल का नाम, क्लास का नाम, इंटरफेस का नाम, ये सब आपका आइडेंटिफायर आता है। आइडेंटिफायर मतलब पहचान के तरीके। किसी क्लास को नाम क्यों देते हैं? ताकि उसको आगे पहचान पाए, ठीक है। नेक्स्ट, लिटरल्स। लिटरल का मतलब जो डेटा वगैरह पास करता है, बोलते हैं ए इक्वल टू 5, तो 5 क्या है? 5 उसमें बोल रहे हैं ना रखो, तो 5 एक लिटरल है। या फिर आपका जो कैरेक्टर है, ये स्ट्रिंग है, जो भी आप डेटा वगैरह देखते हैं ये लिटरल है। ऑपरेटर पता है, सेपरेटर, करली ब्रेसेस, पैरेंथेसिस, सेमीकोलन, सब सेपरेटर है, ठीक है। अब जावा प्रोग्राम क्या करता है, सिंटैक्स वगैरह समझने के लिए ही टोकन्स चेक करता है, टोकन वेरीफाई करता है ताकि सब कुछ सही हो। टाइप कास्टिंग, एक टाइप का दूसरे टाइप में कन्वर्ट। अगर आप इंट से, जैसे मान लीजिए फ्लोट डबल में करता है, फ्लोट आपको पता है छोटा डेटा टाइप है, डबल आपका बड़ा डेटा टाइप है। तो अगर आप फ्लोट से डबल में जा रहे हैं, यहाँ पे क्या दियो, इंट से फ्लोट, अच्छा इंट से बड़ा है फ्लोट, तो इसको बोलते हैं वाइडनिंग। वाइडनिंग का मतलब वही तो ना, सड़क चौड़ा कर देना, ठीक है। तो इम्प्लिसिट को आप ऐसे समझ सकते हैं, ये ऑटोमेटिक हो जाता है, इंट से फ्लोट आप करेंगे ऑटोमेटिक होगा। इम्प्लिसिट वर्ड का मतलब होता है ऑटोमेटिक, जो खुद ब खुद हो जाए। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जो हमें खुद करना है, मैनुअल। डबल से इंट अगर हम करना चाहते हैं, बड़ा डेटा टाइप का कोई डेटा को छोटा में करना चाहते हैं, तो एक्सप्लिसिट करना पड़ेगा। इंट ए इक्वल टू 10, अगर हम डबल बी इक्वल टू ए लिखेंगे तो इम्प्लिसिट है। अगर इंट सी इक्वल टू इंट बी लिखेंगे, यानी बी क्या है, डबल टाइप का, तो उसको इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये एक्सप्लिसिट है। जस्ट शॉर्ट सा चीज है, आप इसके बारे में देख सकते हैं मन करे तो। अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, पहले चैट वगैरह ऑन कर देते हैं, अब किसी को यहाँ से डाउट आएगा। ओए बॉस, जो लोग एंड तक खत्म करेंगे उनको गिफ्ट मिलेगा, घबराओ मत। जस्ट 3-4 बचा है। अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का मतलब होता है, अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से आप क्या बना सकते हैं? तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब होता है वैसा क्लास जिसका आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। बट बनाते क्यों है जब ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते? बिल्कुल नहीं, इसलिए बनाते हैं कि उसका चाइल्ड क्लास बनेगा और उसका चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनेगा, समझे। जैसे देखिए, एक एनिमल क्लास है, इसमें एक साउंड नाम का मेथड है, साउंड नाम का मेथड भी आगे इसके अब्स्ट्रैक्ट लिखा है। तो आप उस मेथड के आगे अब्स्ट्रैक्ट लगाते हैं जिसका आपको इम्प्लीमेंटेशन नहीं देना, ठीक है। अच्छा, इंटरफेसेस में अब्स्ट्रैक्ट क्यों नहीं लगाते थे?
वहां पे इसलिए क्योंकि पता है कि वो इंटरफेस है, उसमें सारा ही मेथड एब्स्ट्रैक्ट होता है। लेकिन अगर आप अपने क्लास में कोई मेथड के आगे कर्ली ब्रेसेस लगा के इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे रहे, इम्प्लीमेंटेशन मतलब उसका लॉजिक नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ वॉइड साउंड लिख के आपको छोड़ने का मन है, आप बोल रहे हैं कि साउंड क्या करेगा ये हम लिखेंगे नहीं, लेकिन हम मेथड ये रखेंगे भी क्लास में, तो आप आगे अब्स्ट्रैक्ट लगा दीजिए। अब चूंकि आपके क्लास में ये मेथड अब्स्ट्रैक्ट बन गया, तो ये मेथड अधूरा है। अगर इसके अंदर का कोई चीज अधूरा है तो ये पूरा क्लास भी तो अधूरा माना जाएगा ना, तो इसलिए अब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट में आपको बस अब्स्ट्रैक्ट मेथड और अब्स्ट्रैक्ट क्लास दोनों समझना होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है शॉर्ट नोट्स में फाइनल कीवर्ड। फाइनल वेरिए तीन टाइप का फाइनल कीवर्ड तीन जगह यूज होता है वेरिएबल में। अगर आप फाइनल x इक्वल टू 10 लिख दिए तो आप आगे कहीं x का वैल्यू 50, x का वैल्यू 55 ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट वहाँ पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होता है मेथड्स, हाँ वही बात है, इंटरफेसेस में अब्स्ट्रैक्ट होता है और पब्लिक होता है। फाइनल वेरिएबल का मतलब है कि जो डेटा उसका वैल्यू चेंज नहीं किया जा सकता है, x इक्वल टू अगर 10 है तो उसका 12 नहीं कर सकते, 30 नहीं कर सकते, ठीक है। फाइनल वॉइड मैरी, अगर ये जो मैरी नाम का मेथड है इसमें फाइनल लिखा हुआ है, इसका मतलब कि आप इसको ओवरराइड नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। इसमें लिखा है ऊपर वाले में, अगर फाइनल वेरिएबल आप बना रहे हैं तो इसको चेंज नहीं कर सकते, फाइनल मेथड बना रहे हैं तो इसको कोई चाइल्ड क्लास ओवरराइड नहीं कर सकता। अगर आप फाइनल क्लास बना रहे हैं, फाइनल कीवर्ड का जगह यूज बहुत जगह है, अगर वेरिएबल में यूज होगा तो कोई उसका वैल्यू नहीं बदल सकता, अगर किसी क्लास में यूज हो गया तो कोई उसका चाइल्ड नहीं बना सकता, अगर किसी मेथड में यूज हो गया तो कोई उसका ओवरराइड नहीं कर सकता। सुपर कीवर्ड दिस कीवर्ड क्या होता है, कल भी बताए थे, दिस कीवर्ड आप अपने करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करने के लिए यूज करते हैं, और सुपर कीवर्ड अपने पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करने के लिए यूज करते हैं। दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम कर सकते हैं, सुपर डॉट डिस्प्ले ये सब कर सकते हैं, दोनों कीवर्ड्स है, इसको ध्यान रखेंगे। रैपर क्लास, रैपर क्लास बहुत अच्छी चीज है। रैपर क्लास का मतलब होता है कि किसी क्लास के कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप, जैसे इंट, कैर, फ्लोट, डबल, ये सब प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव का मतलब है बेसिक डेटा टाइप, लेकिन इन सबको आपको ऑब्जेक्ट जैसा यूज करना है। 10 क्या है, एक प्रिमिटिव डेटा है, लेकिन आपको 10 को एज ऑब्जेक्ट यूज करना है ताकि आप उस पर और भी मेथड्स वगैरह यूज कर पाए इंटीजर का या नंबर का। तो उसके लिए आपको उसको क्लास में बंद करना था। जैसे आप देख रहे हैं अभी हम इंट ए इक्वल टू 10 भी रख सकते थे, 10 को एक इंट ए में भी रख सकते थे, लेकिन हम क्या किए हैं, इंटीजर टाइप का एक ओबीजे बनाए और इसमें इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ 10 मतलब 10 वैल्यू वाला एक ऑब्जेक्ट बना दिया। तो ये कुछ तरीका आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी एक इंटीजर ही है, ये ओबीजी के अंदर क्या है, एक इंटीजर ही है, बट इंटीजर 10 होने के साथ साथ इसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा मेथड्स एंड फंक्शंस भी आ जाएगा। यही फायदा होता है रैपर क्लास का, कि प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में फॉर्म किया जाता है और साथ में इसमें मेथड्स वगैरह भी आ जाता है। लास्ट है ना पैकेज। पैकेज आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, मल्टीपल क्लास, मल्टीपल रिलेटेड क्लासेस का, अगर आप कोई कॉलेज से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उन सारे क्लास फाइल्स को अगर आप एक फोल्डर में डाल दें तो आपका फोल्डर नेम ही एक तरह का पैकेज है, ठीक है, समझें। ये आपको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग देता है, मतलब अच्छा कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि हम लोग कॉलेज पैकेज नहीं बनाते, कभी कभी हम लोग क्या बनाए थे, एक बनाया था एग्जामिनेशन पैकेज, एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन पैकेज, एक लाइब्रेरी पैकेज, तो अलग अलग सब पैकेज एक तरह का बना देते हैं और उस सबको एक फाइनल पैकेज में डालते हैं। तो ग्रुपिंग करने में भी काम आता है। पैकेज जस्ट मीन्स फोल्डर्स, ठीक है, नाम उसको पैकेज दे दिया, बस फोल्डर ही बना रहे हैं। टाइप्स की बात करें तो एक बिल्ट इन होता है जो पहले से बहुत सारा बना है, जैसे जावा डॉट यूटिल, जावा डॉट आईओ, जावा डॉट लैंग पैकेज है, आपका दुनिया भर का पैकेज है। यूजर डिफाइंड क्या है, जो आप खुद से बनाते हैं, जैसे आप पैकेज कीवर्ड लिख के माई पैकेज बनाते हैं तो ये आपका अपना पैकेज बनेगा, ठीक है। तो यही है, बस इसके बाद अपन कहाँ गया मित्रों, ये अपना नाम आ गया कि प्रेजेंटेड बाय हर्षित, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच। नीचे एक नंबर दिख रहा है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और चैट में आपको भी एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस क्लिक करके व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट करेंगे वो लोग, आपको बस चले जाना है। किलिए किलिए मणि मणि, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। आप में से जितने लोग अभी क्लास, अरे गलत नंबर लिख दिया, हमको पुराना नंबर याद रह रहा है जबकि वो तो हम खा चुके हैं। मत पूछ सनम,
क्या हाल है। चलिए, इसको आप मैसेज करने के लिए यूज कर सकते हैं। बस हमको कोई बता देगा कि ये सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जहाँ हम चाह रहे हैं। आपको पता है हम कहाँ जा रहे हैं। अब ये वाला जो अभी वाला पीडीएफ है, आप में से पहली चीज तो रूल सिंपल है। आप या तो 499 वाला फी पे कर सकते हैं, 500 ऑल सब्जेक्ट्स का। ऐसा ही आपको क्लासेस मिल जाएगा, साथ में गेस्ट भी मिल जाएगा, माइक्रो फाइक्रो जितना आता है सब मिल जाएगा। बट जो लोग को केवल माइक्रो चाहिए वो लोग, या फिर ये जो नोट्स वगैरह ये चाहिए, 100 रुपीज पे करके और जावा का आप ओनली ले सकते हैं। जो आपको चैट दिख रहा है उस पर आप मैसेज तो कर ही लीजिए, उसी के साथ। ये काम नहीं कर रहा क्या? हाँ, काम तो कर रहा है बढ़िया। तो आप सिर्फ जावा वाला चाहिए तो ले सकते हैं, बाकी सब सब्जेक्ट लेंगे तो 500 लगेगा। ठीक है, मतलब सिर्फ पीडीएफ मिलेगा 100 में, उससे तो बढ़िया 500 पे कर लीजिए, ऑल सब्जेक्ट वाला मिल जाएगा। इट्स योर चॉइस मित्रों, आपका अपना चॉइस है। ये सही नहीं कर रहा दोस्त, गलत तो हम कुछ करते ही नहीं। क्या आज एकदम से सरप्राइज? कोई सरप्राइज प्राइज नहीं है। हाँ दोस्त, तो ये सरप्राइज यही है ना दोस्त, जनरली हम 150 लेते, 150 एक सब्जेक्ट का ले रहे थे, बट अभी वो 100 ले रहे हैं। तो सिर्फ आपके 1 घंटे का फायदा है। जो लोग एंड तक बैठे हैं उनको ही बात पता है, बाकी लोगों के लिए 149 ही है। अगर कोई अभी आके हमको बोलेगा व्हाट्सएप पे 149 है, तो हम उसको यही बात बोलेंगे। मतलब कोई पूछेगा जावा का तो 149 ही लगेगा। बट जो लोग अभी वाला क्लास कंप्लीट किए, चेक करने का क्या तरीका है, जो अभी आपको चैट में लिंक मिल रहा है, इससे जाके आप जाएंगे तो आपको लगेगा। इसके बाद वाला कोई सब्जेक्ट लेंगे तो उसका 200 लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जितने चढ़ने थे गाड़ी पे चढ़ चुके हैं, अब गाड़ी का सीट फुल है। ओ, कहते हैं ना, ओ स्त्री अब कल आना। गुड नाइट फॉर द डे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आई होप आप सभी ने मैसेज कर लिया होगा। आप में से एक सेकंड, हम सबका वो हाथ नीचे कराते हैं। आप में से जितने लोगों ने मैसेज कर लिया है, पहले रुक जाओ, 1 मिनट से हाथ नीचे करो, पहले हाथ नीचे करो। हाँ, नीचे करो भाई, कहन नीचे हो रहा है। सब लोग हैंड रेज करें जो लोग मैसेज कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं खुलेगा, खुलेगा जरूर। बढ़िया, अपने मित्रों के साथ आप लोग साझा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट। एक चीज और है कि पढ़िए, रिवाइज कीजिए, रिकॉर्डिंग आप मैसेज कर सकते हैं, मिल जाएगा।